हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बेसिक क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज बेसिक क्लास नंबर 5 है। कुछ बेसिक फंडों पे बात करेंगे जो ये आगे जाकर के हमारे चैप्टर्स में हमको मदद करने वाले हैं। बट आप सभी को पता है चैप्टर अब शुरू होने वाले हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट क्लास विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्ट काउंटिंग टेक्निक होती है जो कि आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में। इसका लेना देना आमतौर पे किसी एक चैप्टर से नहीं है, बट ये एक गजब की टेक्निक है जो कि आपको काफी अलग अंदाज में सोचने को मजबूर करती है। मजेदार चैप्टर होने वाला है, गजब की किक स्टार्ट होने वाली है टू योर प्रिपरेशन। बट आज के बेसिक लेक्चर नंबर 5 में हम कुछ इधर उधर की बातें करेंगे एंड आज ट्राई करेंगे पूरे सिलेबस को आपके सामने थोड़ा ठीक से रखने का एंड कहां कौन सा बेसिक काम आएगा वो आपको रिलेट कराने का। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लियर? एक क्वेरी आ रहा है बाय द वे, सर मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूं, क्लास 5 से स्टार्ट कर सकता हूं क्या? वैसे तो आप ऑब्वियसली किसी भी क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक्स कवर कर रहे हैं एंड बेसिक्स में हर क्लास में कोई भी पीछे से कनेक्शन नहीं होगा। सो आज की क्लास आप बिंदास अटेंड कर सकते हैं, बट मेन पढ़ाई शुरू होगी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास से आपको एकदम फुल एकदम तैयारी के साथ बैठना है। वैसे बैठना तो आज भी तैयारी के साथ है। आपको नोटबुक चाहिए यानी आपकी कॉपी चाहिए, पेन पेपर सब कुछ चाहिए बस, और कैलकुलेटर चाहिए। हम लगभग अभी 5 घंटे का एफर्ट दे चुके हैं, ये आज मिलाकर के 5 घंटे का एफर्ट हो जाएगा एंड कई सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। तो आइए एक बार फटाफट आपका सिलेबस आपके सामने वापस खोल के रख देता हूं, क्या क्या अपने सिलेबस में है एंड फिर देखते हैं हम कौन कौन से बेसिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज थोड़ा सा सिलेबस का ब्रेकडाउन करता हूं आपका, ठीक है? सो आप लोग जिनको भी सीएमए इंटरमीडिएट का सिलेबस अच्छे से समझना है वो अच्छे से लिख सकता है मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम यहां लिख रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला पार्ट जो आपके सिलेबस में है उस पार्ट में आते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के नाम पे क्या क्या पढ़ना पड़ता है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के नाम पे आपको कॉस्ट शीट पढ़ना पड़ता है। हालांकि वो कोई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट उन सब का मिला करके एक मैं बोल सकता हूं स्टेटमेंट है। एंड जब स्टेटमेंट है तो फिर जाहिर सी बात है इसको पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में सर क्या ये आता है? एकदम आता है। 7 मार्क्स का गारंटी नक्की क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। कॉस्ट शीट अच्छे से पढ़ेंगे 7 मार्क्स आएगा, बहुत इजी चैप्टर है और आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत देखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया है। इसके बाद में वी हैव मटीरियल। अब कॉस्ट शीट के अंदर एक खर्चा हम मंडते हैं यानी कि चार्ज करते हैं, उस खर्चे को हम कहते हैं मटेरियल। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन वी हैव अ चैप्टर नोन एज लेबर एंड वी हैव अ चैप्टर नोन एज ओवरहेड्स। अब आप इसी में एक और चैप्टर का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हालांकि मैं इसको कोई अलग चैप्टर गिनता नहीं हूं। यह डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही बचकाना सा टॉपिक है। सो वी हैव गॉट 5 मेजर टॉपिक्स हियर। यहाँ पे कॉस्ट शीट है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है एंड यू आल्सो हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस हियर। ठीक है, तो ये आपके लिए पार्ट 1 आपके सिलेबस का पहला पार्ट है। इसको भी करने में काफी समय लगेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज दैट विल कवर अप हियर। अब अगर आप बात करेंगे कि सर इस एरिया में या इस पार्ट के लेकर के हमने कौन कौन सी बेसिक क्लास कवर करी थी, तो हमने बेसिक क्लास 1 में कॉस्ट शीट डिस्कस किया था। हमने बेसिक का क्लास 2 में कॉस्ट शीट के बियॉन्ड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। हमने बेसिक्स की क्लास नंबर जो 3 उसमें कवर किया था हाउ डू वी अराइव एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो 3 बेसिक क्लास हमने पार्ट 1 पे डिवोट करी थी। इट वाज अ फैंटास्टिक अटेम्प्ट, मजा आया था और वो बेसिक क्लास आपको आगे इन चैप्टर्स में देखने को मिलेगी। मैंने इन बेसिक्स के दौरान भी आपको ये बताया था कि कई बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि ओवरहेड्स और डायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के चार्जिंग का तरीका कहां डिफरेंट है। कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। सोचिए आपने ये बेसिक्स में कवर कर लिया कि मटेरियल का खर्चा जैसे खर्च होता है वैसे ही चार्ज किया जाता है, पर ओवरहेड्स के केस में हम वेट नहीं करते हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आने का, हम वेट नहीं करते हमारा ओवरहेड का खर्चा एक्चुअल में क्या आया, हम एक एस्टिमेशन के हिसाब से खर्चे चार्ज कर देते हैं। तो उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो वो एक अलग एकदम फैंसी कॉन्सेप्ट है एंड ऑब्वियसली वो ओवरहेड्स को अलग बनाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत कुछ सीख गए हो, पर आप कम से कम बेसिक क्लास करके ये सीख गए हो कि ओवरहेड्स हट के एक अलग चैप्टर है, ये मटेरियल और लेबर जैसा नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये था पार्ट नंबर 1 अपने लिए।
ओके सर, पार्ट नंबर 2 क्या है सर वो बताओ। इन पार्ट नंबर 2 we have methods of costing. In part number 2 we have methods of costing. यहां सिलेबस में क्या क्या होता है सर, यहां पे सिलेबस में होते हैं टॉपिक्स लाइक जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके सर, तो ये वाला जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है इसमें इतने सारे टॉपिक्स के अपने नाम लिखा है, ये क्या होते हैं टॉपिक्स, इनके बारे में बता दीजिए। तो यार इनके बारे में एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कौन कौन से मेथड्स लगते हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देते हुए अगर चलूं तो जॉब कॉस्टिंग कहां अप्लाई होता है, जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे ना छुटपुटिये जॉब्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे क्या होते हैं छुटपुटिये जॉब्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे अप्लाई करता है जॉब कॉस्टिंग। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, हम जब किसी कारपेंटर को काम के लिए बुलाते हैं तो हम उससे एक यूनिक काम करा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए जब काम कर रहा है तो वो सेम काम कहीं और करके आया होगा, वो हमारे लिए कुछ यूनिक कर रहा है। जब भी कोई यूनिक काम इन्वॉल्व होता है तो वहां पे सेपरेटली कोटेशंस बनते हैं और उसको हम जॉब कॉस्टिंग में सीखते हैं। इसमें कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप कस्टमाइज्ड केक बनवा रहे हो किसी के लिए भी तो वो कस्टमाइज्ड केक के लिए आपको कोटेशन मिलता है, तो वो कोटेशन कैसे निकला उसके लिए एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसको हमको पढ़ना पड़ता है। इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, कॉस्ट जैसा ही है टॉपिक, मजेदार टॉपिक है। ऐसे ही बैच कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग अप्लाई करता है उस इंडस्ट्री में जहां पे बैचेस में प्रोडक्शन होता है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, इस तरह की इंडस्ट्रीज। जहां पे फार्मा की बात अगर हम करें तो वहां पे जब भी कुछ बनता है तो बैच वाइज बनता है, तो वहां पे बैच कॉस्टिंग का प्रोसेस लगाया जाता है, मेथड लगाया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्पेसिफिक हो गया। फिर आता है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री पे अप्लाई करता है जहां पे किसी फैक्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक बार में बन करके निकलते हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी गुड़ एंड चीनी। गुड़ और चीनी जिसको हम मोलासेस और शुगर कहते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही प्रोसेस से निकलते हैं। दोनों के केस में शुगर केन के जूस को बनाया जाता है और फिर उसको हीट करके उसको या तो इवेपोरेट करके सेमी लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, इवेपोरेट नहीं करते बट सेमी लिक्विड में ले जाते हैं, या फिर उसको एक्सट्रीमली क्रिस्टलाइन करके हम लोग लास्ट में शुगर पे ले जाते हैं। तो आप अगर उसको बीच में छोड़ दें तो वो बन जाता है गुड़, और वही अगर आप उसको फाइनली रिफाइन कर दें, एकदम क्रिस्टलाइन कर दें, तो उस केस में वो बन जाता है चीनी। दोनों ही केस में दोनों एक ही प्रोसेस से निकलते हैं, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में इस तरह के इंडस्ट्रीज को हम पढ़ते हैं। देन वी हैव प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वो एक मेथड है जो अप्लाई करता है एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे कोई भी प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस से निकल करके बनता है। शुरुआत में एक प्रोसेस लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। गुड एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी कपड़े। हमारे जो कपड़े बनते हैं वो अलग अलग प्रोसेस से निकलते हैं। सबसे पहले कपड़े को काटना, फिर स्टिच करना, स्टिच करने के बाद में उसको प्रॉपर पैकिंग करना, प्रोसेसेस हैं। तो हर प्रोसेस की अपनी अपनी कॉस्टिंग को डिटरमाइन करना जरूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन से प्रोसेस में हमारा प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, ये अलग से हमको पढ़ना पड़ता है। फिर आता है सर्विस कॉस्टिंग। हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं तो हम लोग कैसे अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं ये पता चलता है थ्रू दिस चैप्टर विच इज नोन एज सर्विस कॉस्टिंग। एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कि अप्लाई करता है ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं। वो कंपनियां अपना प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट करती है, वो कंपनियां किस तरह से कॉस्ट काउंटिंग मेंटेनेंस करती है, उसका तरीका सीखना है, और वो तरीका आता है इन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये है अपना पार्ट नंबर 2। सर इस पार्ट नंबर 2 में हमने कोई बेसिक क्लास डिवोट करी है? द आंसर इज नो, पर आज हम करेंगे, हम अपनी बेसिक क्लास नंबर 5 इस पे डिवोट करेंगे। So we will be devoting our basic class number 5 in this area. ठीक है सर। और तो सर ऑब्वियसली जब हम लोग चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे तो एक एक करके इन सारी चीजों को कवर करेंगे, तो उसकी चिंता एकदम मत करना कि सर कवर होगा कि नहीं होगा, बिंदास होगा।
फिर अपने आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स। ये कॉस्टिंग टेक्निक्स के इर्द गिर्द घूमता है, और यहां कॉस्टिंग टेक्निक्स जो हैं उसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो टॉपिक्स हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये ब्रेकअप लिखना ना बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसे अनगिनत बच्चे बता दूंगा जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं और उनको ये बाइफर्केशन ही नहीं मालूम कि मेथड और टेक्निक में डिफरेंस क्या है, या फिर सिलेबस अलग अलग कैसे छितरा हुआ है। दे हैव नो आइडिया, दे आर जस्ट स्टडिंग। तो अपने क्या कर रहे हैं, अपने चीजों को ना अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है। जैसे मेथड्स के लिए अगर आप नोट लिखना चाहें तो एक छोटा सा नोट लिख लो, या लिख लो ईच मेथड अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ये बात मैंने बोली थी, अब लिखवा भी दे रहा हूं, ताकि कल को जब आप रिवाइज करें इसको तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि मेथड का मतलब क्या। एंड टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स होती है एनालिसिस करने के लिए। तो एनालिसिस करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है, और बजटरी कंट्रोल यूज होता है। तो बजटरी कंट्रोल यूज होता है, ये टॉपिक्स है हमारे पास में। इसके ऊपर चर्चा हमने लास्ट क्लास में करी थी। सो बेसिक क्लास नंबर 4, बेसिक क्लास नंबर 4 ये था अपना बजट का डिस्कशन, जो हमने कल डिस्कशन किया कि हमारे खर्चे कितने तरह के होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, उस तरह की जो चर्चा की थी वो था बेसिक क्लास नंबर 4। एंड ऑब्वियसली ये चर्चा आगे और बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू ही होने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। इसके बाद आता अपना पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हम लिखेंगे अदर एरियाज। अदर एरियाज में क्या क्या आएगा सर? अदर एरियाज में आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट बुक कीपिंग। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ थ्योरी एरिया, यहां पे अपने को थ्योरी पढ़नी है। एंड कॉस्ट बुक कीपिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि अपने को कॉस्ट की दुनिया में कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ये सिखाता है। तो ये है अदर एरियाज, इनको भी हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में। अभी फिलहाल के लिए सिलेबस यही है, 4 बड़े पार्ट्स हैं जिनको हमको कवर करना है। ऐसा कहा जा सकता है 4 पिलर्स हैं जिनको हमको कवर करना है। अपना पहला पिलर हो गया जो कि हो गया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, अपना दूसरा पिलर हो गया मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और अपना तीसरा पार्ट हो गया कॉस्टिंग टेक्निक्स, एंड चौथा हो गया अदर एरियाज। आप अगर लिख रहे थे तो प्लीज इसको कंप्लीट करें। प्लीज कंप्लीट करें इसको अगर आप लिख रहे थे तो। चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं, एंड अब अपने एक एक करके आज के बेसिक्स को अनवील करते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं बेसिक क्लास नंबर 5, मैं आपको बेसिक क्लास नंबर 5 ये कवर करवा रहा हूं। क्लियर? और बेसिक क्लास नंबर 5 में आज हम बात करेंगे अ टॉपिक दैट रिलेट्स टू प्रोसेस कॉस्टिंग, एंड अ टॉपिक दैट रिलेट्स टू सर्विस कॉस्टिंग, एंड अ टॉपिक दैट रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी जाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, आओ जी हम एक एक करके कुछ बेसिक्स को कवर करते हैं। प्लीज लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट,
ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। सुन करके इतना फैंसी लगता है ना, ऐसा लगता है अरे भाई ये क्या ही टॉपिक है, समझ में आ जाएगा क्या। और मैं आपको यही एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूं कि आपको जितना फैंसी लग रहा है ना सुन करके, या ऐसा लग रहा है कितना ही टफ है, उतना इजी है ये टॉपिक। सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या है और एबनॉर्मल लॉस क्या है। तो एकदम सिंपल जवाब लिखते हैं, नॉर्मल लॉस वो है जो हैपेंस टू एवरीवन। नॉर्मल लॉस वो हो गया जो सबके साथ होता है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, हैपेंड टू यू ओनली। अब यहां पे आपको ये भी ध्यान देना है, मैंने यहां वर्ड यूज किया हैपेंस, यहां यूज किया है हैपेंड। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल लॉस आमतौर पे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हर किसी के साथ होता रहता है। एबनॉर्मल लॉस वो है जहां पे सिर्फ आपके साथ ये हुआ। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल बहुत सटीक, बहुत सही बैठता है। हम लोग किताबें आपको भेजते हैं, किताबें जाहिर सी बात है प्रिंट होती है और फिर बाइंड होती है। बाइंडिंग में कोई एक दो किताब बीच बीच में ऐसी निकल सकती है जिसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हुई, किसी स्टूडेंट के पास पहुंचा और उसके पन्ने खुल गए। सर क्या ये हो सकता है? एकदम हो सकता है यार, मशीन का काम है। मशीन के काम में हो सकता है ग्लू ठीक से बैठा नहीं, बाइंडिंग ठीक से हुई नहीं, इसके लिए बच्चे हम पे चढ़ जाएंगे बाद में, ये अलग बात है। पर एकदम पॉसिबल है कि कोई किताब आई, हमारे को उसकी बाइंडिंग देख करके समझ में नहीं आया कि ये खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, हमने स्टूडेंट को भेज दिया और स्टूडेंट के घर जाकर के एक दो महीने के अंदर वो किताब खुल गई। नाउ दिस इज अ सिचुएशन दैट हैपेंस विद ऑल द टीचर्स। ये ऐसा नहीं है किसी एक टीचर के साथ हमेशा होता रहेगा, सारे टीचर्स के साथ ये होगा। आपने किताब बाइंड करवाई, वो बाइंडिंग खुल गई, एक आधा किताब में हो सकता है। बट ऐसा पास्ट में हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आपको हर टीचर अपनी अपनी कहानी बता देगा कि एक पूरा लॉट की बाइंडिंग खराब निकल गई। दिस इज क्रेजी। जब एक पूरे लॉट की बाइंडिंग खराब निकलती है, तो मान लो आपने 400 बुक्स एक बार में मंगाई थी, तो वो 400 की 400 खराब है। उसमें से हो सकता है कि 200 बुक्स की बाइंडिंग पे कंप्लेन आ जाए एक ही बार में। नाउ दिस इज समथिंग दैट डजंट हैपन विद एवरीबॉडी। सो जो एक आधा किताब में अगर कभी कोई बाइंडिंग का इशू होता है ना, तो वो एक आधा किताब के बाइंडिंग इशू का जो लॉस होता है, लॉस तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर बाइंडिंग में कोई इशू हुआ तो आपको समहाउ वो प्रॉब्लम तो डील करनी पड़ेगी, आपको वो प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ेगी स्टूडेंट के लिए। तो वो अगर आप प्रॉब्लम ठीक करते हो तो वो एक नॉर्मल लॉस है, छोटा मोटा लॉस है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अगर ये चीज 200 स्टूडेंट्स के साथ हो गया, 200 स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट कि उनकी किताब फटी हुई निकल गई। फॉर एग्जांपल, अब कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब आपके पास आ गई या आने वाली होगी, आप कहते हैं सर हमारी किताब फटी हुई निकली या फटा हुआ दिख रहा है हमको, तो मतलब थोड़ा सा पढ़े फट गए पन्ने, अब क्या करें? जब ये मास लेवल पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है सबके साथ नहीं हो रहा है। देयर आर अदर टीचर्स एज वेल। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन और बाकी क्लासेस भी ली होंगी, तो उन सारी की किताबें नहीं फटी, लेकिन हमारी फट गई भैया किताब। तो ये हमारे लिए यूनिक हो गया, सिर्फ हमारे साथ हुआ। जब ये सिर्फ हमारे साथ हुआ तो ये एक एबनॉर्मल लॉस है। सबके साथ होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है। पर अगर मास लेवल पे हमारे साथ हो गया और हर बार नहीं होता है, कभी कभार हो गया, तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। सर और एग्जांपल दो इसका। एकदम दे सकता हूं मैं। और एग्जांपल ये है कि मान लो हमारा ना परफ्यूम का काम है, तो परफ्यूम की खास बात ये होती है कि परफ्यूम में कई ऐसे परफ्यूम होते हैं जो इवेपोरेट होते रहते हैं विद टाइम। यानी अगर आपने परफ्यूम अपने पास स्टोर रखा, वो बिका नहीं काफी दिन तक, तो उसकी क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। ये नॉर्मल लॉस है, सबके साथ होता है। पर हम परफ्यूम, मैं जचा रहा था परफ्यूम और अचानक से पूरा का पूरा रैक गिर गया मेरे ऊपर। जब वो रैक मेरे ऊपर गिरा तो सारी परफ्यूम की बॉटल्स ऐसे के ऐसे गिरी जमीन पे, टूट गई, खत्म हो गई। हमको
50,000 रुपए के परफ्यूम का नुकसान हो गया। क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। अब ये 50,000 के परफ्यूम का जो नुकसान हुआ, इसमें भी क्या हुआ, परफ्यूम जमीन पे गिरा, धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो गया, और बाद बाकी हम कलेक्ट भी नहीं कर पाए। ये कैसा नुकसान है? आपको फील हो रहा है कि सर ये नॉर्मल नुकसान नहीं है, ये एबनॉर्मल नुकसान है। और एग्जांपल दे देते हैं यार। दूध वाले भैया जब दूध लेकर के आते हैं, दूध वाले भैया जब दूध लेकर के आते हैं तो क्या होता है, साइकिल पे लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत दूध छिलकता है, और वो जब छलकता है तो थोड़ा बहुत दूध गिरते रहता है यार पूरी जर्नी में। वो इतने सारे घरों में जाएंगे तो दूध जगह जगह जाते जाते थोड़ा थोड़ा करके गिरता ही। अब हर किसी के घर पे भी जब वो दूध डाल रहे हैं आपके बर्तन में, तो उस समय भी कोई 2-4 बूंद तो गिरता ही है। दूध वाले भैया का ये सब चीज का अकाउंटिंग किया हुआ है, और इसीलिए बगल में कहीं पे भी मौका देख करके पानी नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो भी है उनके पास तरीके हैं कि दूध कम हुआ तो उसको बढ़ाना कैसे है, ठीक है। सो दे हैव देयर ओन मेथड्स। पर भाई साहब, अगर कोई दूध वाला इसी तरह से सड़क पे जा रहा था, सड़क पे साइकिल चला रहा था, और सामने से कोई गाड़ी चला करके आ रहा था फुटपाथ पे, ठीक है, और उसको देख करके दूध वाले भाई साहब डर गए और डर करके गिर गए। गिरने पे जो उनकी केतली थी खुल गई, दूध गिर गया। आउट ऑफ 20 लीटर्स मिल्क दैट ही हैड इन दैट वेसल, सिर्फ 2 लीटर बचा, 18 लीटर बह गया। जब वो 18 लीटर बह गया, तो अब क्या वो दूध वाला भैया ये कर सकता है क्या, मतलब इसको नॉर्मल ट्रीट कर सकता है या? नॉर्मल ट्रीट करेगा तो क्या करेगा, पानी मिला देगा इसमें, सीधा बोल दिया मैंने। हाँ भैया कुछ कुछ कर लेगा उसके लिए, पर यह नहीं हो सकता साहब। या उसको भी समझ में आ गया कि अब ये नॉर्मल नहीं रहा, थोड़ा बहुत गिरना आम बात है, पर सारा ही गिर जाना या बहुत ज्यादा गिर जाना ये आम बात नहीं है। तो ये कैसी बात है सर, ये है एबनॉर्मल। और जाहिर सी बात है, जब हम नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है, तो जाहिर सी बात है हम इनकी ट्रीटमेंट को भी समझना चाहेंगे। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आती है आपको? डू यू गेट इट? यहां तक सारी बात समझ में आई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बढ़िया साहब बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ो, आओ इनकी ट्रीटमेंट देखते हैं। लिखो आप, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। Cost of good units is inflated, that is charged to customers. Normal loss does not reflect in costing PL. कॉस्ट की दुनिया में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग पीएल। तो हमने दो बातें यहां लिखी हैं। नॉर्मल लॉस के लिए क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स का मतलब जो अच्छे यूनिट्स हैं उनका दाम बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कस्टमर से चार्ज कर दिया जाता है। सर ये कैसे पॉसिबल होता है, समझाओ। एकदम पॉसिबल है, मेरे को थोड़ा रूप रंग अपना बदलने दो। मान लो मैं एक पानीपुरी वाला हूं, पुचका वाला हूं, फुचका वाला हूं, जो भी आप कहना चाहें, गोलगप्पा वाला हूं। आपने गोलगप्पे खाए? अब अगर आप नॉर्थ साइड में गुड़गांव दिल्ली वहां खाए तो वहां तो यार सूजी के बनते हैं, वो आमतौर पे ना टूटते नहीं है, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको जल्दी से टूटते नहीं वो। पर अगर आपने कहीं ईस्ट में खाए हैं गोलगप्पे, खास करके वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा में, तो यहाँ के जो पुचके बनते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। उनको हाथ से ऐसे फोड़ा जाता है, उसके अंदर मसाला भरा जाता है, पानी भरा जाता है, फिर सर्व किया जाता है आपको। अब कई बच्चे बोले खाने की बहुत बात होती है इस बैच में। अरे होगी भाई, अपनी क्लास में खाने की खूब सारी बातें होंगी, ठीक है। आप खाना वाना खा के बैठा करें, नहीं तो बेकार में आप भी ललचा जाएंगे, ठीक है। मैं तो ललचा ही रहा हूँ, आज खाएंगे गोलगप्पे, ठीक है। एनीवेज वापस बता रहा हूँ, तो अपने गोलगप्पे में क्या भाई, गोलगप्पे के अंदर एक मैं कह सकता हूं कि एक इंसर्शन बनाया जाता है,
खड्डा किया जाता है, उसके अंदर आलू या जो भी मसाला वो डाला जाता है, पानी डाला जाता है और उसके बाद आपको खिलाया जाता है। इस प्रोसेस में आपने कितनी ही बार ऑब्जर्व किया होगा कि गोलगप्पे भाई साहब ने जैसे ही उस पुचके को पकड़ करके तोड़ना शुरू किया वो पूरा ही टूट गया, और उसको हाथों हाथ वो मिक्स कर देते हैं, ऐसे चूर कर देते हैं और आलू के मसाले में मिक्स कर देते हैं। एंड आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है ओहो भैया का नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ भैया का, भैया का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो जो पुचका वो चूर के डाले हैं ना, उनको पता है दिन में ऐसे 50 पुचके वेस्ट होंगे, उनको पता है इस बारे में। वो जब प्रोसेस में इतने लोगों को खिला रहे पुचके, तो जाहिर सी बात है वो पुचका फोड़ने में कई पुचके टूटेंगे, उनको उसको मिक्स करना पड़ेगा मसाले में। आप ये कतई मत सोचे कि उनका नुकसान हो गया है, वो बहुत चालू आदमी है। उन्होंने घर से सोचा था पहले से कि आज मेरा 50 पुचका का नुकसान होगा, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी सारे पुचकों पे सारा का सारा जो कॉस्ट है इन पुचकों का वो चार्ज कर देंगे। सर ये कैसे पॉसिबल होगा, पहले से इतना दूरदर्शी होकर के, एकदम दूरदर्शी होकर के कैसे? मैं एक एग्जांपल समझा दूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, यही पुचका वाला एग्जांपल लूंगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि अच्छा नॉर्मल लॉस तो अपना लॉस ही नहीं है। और यही मैंने सेकंड पॉइंट में बोला है कि नॉर्मल लॉस को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। ये लॉस ऐसा लॉस है जो हमारे पीएल पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, हमारे पीएल पे नजर ही नहीं आएगा। इसका जो चार्ज है वो हम अपने कस्टमर से वसूल लेंगे। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? आइए मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूं आपको और उसके बाद उसका एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है ना? आओ जी, फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट्स। सर गुड यूनिट्स क्या होते हैं? गुड यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स जिनका नॉर्मल लॉस नहीं हुआ। बेसिकली अगर हम पुचके वाले की बात करें तो पुचके वाले का जो एक गोलगप्पा बिकेगा, प्रॉपर बिकेगा या पूरा बन जाएगा, उसको हम कह रहे हैं गुड यूनिट्स। तो सर जो नॉर्मल लॉस है वो इसमें नहीं काउंट होगा? हाँ नहीं काउंट होगा। सो ये सिर्फ गुड यूनिट्स की बात आ रही है, यानी कि अच्छे यूनिट्स। उसका कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कॉस्ट माइनस NLQ। NLQ क्या हो गया? नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इंटू स्क्रैप पर यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। लिख भी लो दोस्तों, TQ इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी और NLQ इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। सर ये फॉर्मूले की मदद से आप बोल रहे हो एक एग्जांपल हो जाएगा? हो जाएगा। मैं अभी आपको ये सिखा नहीं रहा कि ये फॉर्मूले के पीछे का इंट्यूशन क्या है, बचा के रखेंगे उसको प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। बट अभी ये फॉर्मूले की मदद से मैं आपको पुचके वाले भैया का नुकसान होने से कैसे बचा ये एग्जाम्पल समझा दूंगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, अब पुचका वाला estimates the following। पुचका वाला भैया है जिसका एस्टिमेट अपने पास में आ रहा है। क्या एस्टिमेट है? प्रोडक्शन टारगेट 105 पुचका पर डे। एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस 50 पुचका पर डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज 1500 पर डे।
₹1500 पर डे। प्रॉफिट रिक्वायर्ड ₹500 पर डे। कैलकुलेट कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर पुचका। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर पुचका। दोस्तों बिंदास बिंदास इसको कंप्लीट करें, लिखने का काम कंप्लीट करें प्लीज। लिखने का काम कंप्लीट करें प्लीज। मिस्टर ए पुचका वाला एस्टिमेट्स द फॉलोइंग। प्रोडक्शन टारगेट क्या है? 1050 पुचका पर डे। एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 50, मतलब ये पहले से मान के बैठा है कि मैं 1050 बनाऊंगा, 50 तो फूट जाएगा वहीं पे, बिकेगा भी नहीं। जाहिर सी बात है, फूट जाएगा तो काहेगा बिकेगा। तो ये पहले से सोच के चल रहा है इस चीज के बारे में। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 1500। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मान लो सब कुछ इंक्लूडेड है, मैदा, आलू, चना, मसाले, पानी। सर इतना नाम मत लो सर, भूख लग रही। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। पुचके का सारा खर्चा इंक्लूडेड है इसमें। तो ये जनाब 1500 रुपए हर दिन का खर्चा कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दैट। और इनका रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, इनको सिर्फ 500 रुपए कमाना है हर दिन। अब हमको इनके लिए एक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करके देना है। मान लो ये पुचके वाले भैया हमारे पड़ोस में ही कहीं रहते हैं और हमसे आके पूछ रहे हैं कि भैया हमको तो ज्यादा गणित आता नहीं है, आप बता दो हमको एक पुचका कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हम कैसे हिसाब लगाएंगे? देखो सॉल्यूशन देखो प्लीज। हाँ ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना ध्यान देना। अब अगर आप सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट का एक जनरल टेंडेंसी क्या होता है पता है? जनरल टेंडेंसी होता है कि हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, करेक्ट। और यहां पे उस हिसाब से आप कॉपी मत करना, उस हिसाब से आप 1500 यूनिट्स को डिवाइड करना चाहेंगे बाय 1050 यूनिट्स। मतलब आप खर्च कर रहे हो 1500 रुपए और आप यूनिट्स कितने बना रहे हो? 1050। नियम तो यही कहता है, नियम यही कहता है कि आपका ये टोटल कॉस्ट है और ये आपका टोटल क्वांटिटी है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको टीसी बाई टीक्यू करना चाहिए, पर ये मत करना। क्यों नहीं करना सर? ये इसलिए करना। और आप, जब मैं ये लिख रहा था ना तभी आपके अंदर से आवाज आ रहा था, अरे क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? क्योंकि आपकी भी बुद्धि दौड़ रही है कि सर वो जो 50 का नुकसान है ये इसको पहले से मालूम है इसका होने वाला है, तो ये पहले ही क्यों नहीं अपना कैलकुलेशन में इसको ठीक कर लेता है। बात एकदम सही है, ये पहले से इस कैलकुलेशन को ठीक करना चाहेगा। तो जब ये पहले से इसको ठीक करना चाहेगा तो ये अपना फॉर्मूला ही चेंज कर लेगा। ये जो टोटल कॉस्ट निकाल रहा है वो हर यूनिट के लिए निकाल भी नहीं रहा, वो सिर्फ गुड यूनिट्स के लिए निकाल रहा है, यानी कि जो अच्छे पुचके बचे वो 1000 यूनिट्स के लिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे टीसी माइनस एनएलक्यू इंटू स्क्रैप पर यूनिट डिवाइडेड बाई टीक्यू माइनस एनएलक्यू। अब अपना खर्चा लगा 1500 रुपए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कितने पुचके हैं जो टूट गए बीच में? या 50 पुचके बीच में टूट गए, सो 50 पुचके टाटाटाएं, उसका कुछ मिला क्या? अब ऐसे ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्योंकि पुचका जब टूट जाता है तो कुछ समझदार दुकानदार उसका चुरमुर बना देते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे चुरमुर क्या होता है? छोड़ो यार, अभी खाने का और बात नहीं करेंगे, ठीक है। देयर इज समथिंग नोन एज चुरमुर। जो लोग थोड़े ईस्ट इंडिया से हैं उनको ये सब मालूम है, ठीक है। और वेस्ट वाले मुझे सिखा देना यार, आप लोग भी अपना कोई मिसड़ विसड़ कुछ सिखा दो मेरे को, मैं सीखूंगा और खाऊंगा भी जाके, ठीक है। बट अभी एकदम सिंपल रखते हैं। हाँ भैया, जो पुचके हैं वो 50 पुचके टूट गए, उसमें से भी कई लोग उसका ना यूज निकाल लेता है, कुछ ना कुछ उसका कर लेता है, पर अपना पुचका वाला उसका कुछ नहीं कर रहा। तो हम ये मान रहे हैं उसका कुछ रियलाइज नहीं होगा, टूटा हुआ पुचका का कुछ मिलेगा नहीं। तो उस पर अपने को ₹0 का स्क्रैप मिलेगा, नो वैल्यू, जीरो वैल्यू, ठीक है। मतलब मिला अपने को कुछ नहीं, 1500 रुपए का अपना खर्चा है और हम बना जरूर रहे हैं 1050, पर अपने को पहले से पता है 50 इसमें से खराब निकलेगा, सो हम उसको माइनस पहले ही कर देंगे। सो अल्टीमेटली हम 1500 रुपए के खर्चे को सिर्फ 1000 यूनिट पे चार्ज करेंगे। रिजल्ट आ रहा है 1050, रिजल्ट आ रहा है 1050। दिस इज द करेक्ट
थिंग। तो हमारा कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 1050, सॉरी 1.50, मैं 1050 बोल रहा था, 1.50 पर पुचका हमारा कॉस्ट आ रहा है 1.5 रुपया, ठीक है, 1.5 रुपीज पर पुचका हमारा कॉस्ट आ रहा है। अब इसी चीज को मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर आप इसको गलत ढंग से करते तो आप इसको करते 1500 बाई 1050, है ना। नॉर्मली तो दिमाग ऐसे ही चलता है ना कि टीसी बाई टी क्यू कर दे। तो अगर आप टीसी बाई टी क्यू करते तो अपना रिजल्ट आता 1500/1050, तो यहां पे आता 1.43। अब आपको यह समझना है कि ये 1.43 1.5 कैसे बना, तो इसका जवाब है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 वापस पढ़िए, आपका पूरा भेजा खुल जाएगा, मतलब नॉट इन ट्रू सेंस, पर आपका भेजा अब चल जाएगा। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ओहो ये ऐसा क्यों हुआ। पहला लाइन यही कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स इज इन्फ्लेटेड, यानी कि चार्ज टू कस्टमर्स, उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको शो किया कि 1.43 बढ़ करके कहां पहुंचा, कॉस्ट ऑफ 1.43 बढ़ करके पहुंचा 1.50 तक। तो क्या आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा? द आंसर इज यस। क्यों बढ़ा? रीजन इज नॉर्मल लॉस, रीजन इज नॉर्मल लॉस। क्या आप ये अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे? हाँ, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरा सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, और सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो किससे वसूल लेंगे? कस्टमर से वसूल लेंगे। अब बात आती है कि इसका कहीं पे भी प्रॉफिट या लॉस में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा? इसका रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अपना पूरा खर्चा वसूल चुके होंगे। मैं शो करूंगा कैसे, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब नेक्स्ट बात आती है कि सर प्रॉफिट पर पुचका कैसे आएगा? तो प्रॉफिट पर पुचका आएगा, और कोई किसी ने ऑलरेडी जवाब दे दिया, सेलिंग प्राइस बोल रहा है 2 रुपए आएगा, एकदम सही है। तो अपने रिक्वायर्ड प्रॉफिट को हम अपनी क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करेंगे। तो हमको 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, हम क्वांटिटी बेच रहे हैं 1000, तो अपना 0.50 पर पुचका कॉस्ट आ रहा है। Therefore, selling price per unit will be equal to 1.50 plus rupees 0.50. So this will be rupees 2.00 per पुचका। So selling price आ गया 2 रुपए का। एंड कोई अगर सोच रहा है कि सर हमारा नुकसान हो गया, कहीं नुकसान नहीं हुआ। आपने 2 रुपए करके 1000 पुचकों पे चार्ज किया तो 2000 रुपए कमाए, और खर्च किया 1500 रुपए का, आपका जो प्रॉफिट है वो उतना ही आया जितना आपका आना था। तो कहां है आपका नुकसान? देयर इज नो नुकसान। जब कोई नुकसान है ही नहीं तो कॉस्टिंग पीएल में कुछ शो होगा भी नहीं। when there is no loss when there is no loss, then obviously there is no normal loss to be shown in the costing PL. So ये मैंने दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दिए कि कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाता है, बढ़ जाता है, कस्टमर से चार्ज हो जाता है, उसका मतलब क्या है? 1.43 का 1.5 हो जाना। और कॉस्टिंग पीएल में ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये खर्चा बुक्स में दिख ही नहीं रहा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अप इज ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लिखा नहीं? अच्छा चलो अब लिख लो, गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस।
लिखा बच्चा लोग? इज इट डन? चलो, डन। अब अपने आगे बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखे, कैन नॉट बी चार्ज टू कस्टमर्स। नंबर 2, will be reflected in costing PL. Will be reflected in costing PL. Will be reflected in costing PL, कॉमा करके लिख दो नेट ऑफ स्क्रैप। नेट ऑफ स्क्रैप, अगर कोई स्क्रैप मिल रहा है तो ठीक है, वो एडजस्ट होगा, बट अदरवाइज इसको कॉस्टिंग पीएल में डालना पड़ेगा। फॉर्मूला, abnormal loss is equal to cost per unit into abnormal loss quantity. Abnormal loss quantity, abnormal loss charged to CPL यानी costing PL, that is abnormal loss quantity into cost per unit minus scrap per unit. सो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलता है? कॉस्टिंग पर यूनिट इनटू एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। और कितना हमको पीएल में दिखाना पड़ेगा? तो उसका जवाब है एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी इनटू कॉस्टिंग पर यूनिट माइनस स्क्रैप पर यूनिट। लेट्स डू एन एग्जांपल। मिस्टर ए वही पुचका वाला was operating one day. He found out that 300 puchke. He found out that 300 puchke were not suitable to be consumed. Were not suitable to be consumed. He chose not to sell those and scrapped it for no value. Given cost per unit is equal to rupees 1.5 per पुचका। अब इस बात को प्लीज समझिएगा। सवाल क्या है? लिखते लिखते आप लिखते रहिए धीरे धीरे, मैं तब तक आपको ये सवाल समझाता हूं, कान खुले रखिएगा। सवाल ये है कि जो ये पुचका वाला है, इसका नॉर्मल ऑपरेशन जैसे होता है, इसको पता है ये 1050 पुचका बनाता है, 50 पुचका उसमें से खराब होता है, इसको पहले से मालूम है ये सब। इसने अकाउंटिंग कर रखी है, इसका पर यूनिट कॉस्ट आता है 1.5 पर पुचका, एकदम फिक्स है ये बात। एक दिन ये ठीक ठाक ऑपरेशन ऐसे ही कर रहा था, तो पुचके वालों का क्या होता है ना, एक बार खत्म होता है सारा लॉट तो नया लॉट इंट्रोड्यूस करते हैं।
तो नए लॉट को प्लास्टिक बैग में भर करके लेके आया था, जैसे ही उसको खोला उसको उसके अंदर से एक ऐसी महक आई जिससे पता चल गया कि ये पुचके फ्रेश नहीं है, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड टू दिस लॉट। कभी कभी हो जाता है, कोई चीज तेल का हो गया, गर्म प्लास्टिक में डाल दें, तो गर्मा गर्म अगर किसी चीज को पैक करते हैं तो कई बार वो खराब हो जाता है। उसको वो लॉट जैसे ही खोला, उसको खोलते ही समझ में आ गया इसको खाया नहीं जा सकता, उसने उसको साइड में रख दिया और उस दिन उस लॉट को बेचा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं साहब, ऐसा थोड़ी ना कि खराब चीज खिला देंगे आपको। अब वो 300 पुचके एज इट इज खराब हो गए, ठीक है। एक बार के लिए ऑब्वियसली अब ये बहुत डेलिकेट हो जाएगा, आप बोलेंगे सर मसाला थोड़ा ना खराब हुआ। एक बार के लिए इजी रखने के लिए ये मान लो कि वो 300 पुचके भी खराब हो गए, उसके साथ का मसाला भी खराब हो गया। एक बार प्लीज यही मानो। अब आप बोलेंगे मसाला कैसे खराब हो जाएगा, तो मसाला ऐसे खराब हो जाएगा कि मान लो उसने दिन भर का 1000 पुचका के हिसाब से मसाला पहले ही बना लिया था, तो मसाला तो आलू का है, वो तो चलेगा नहीं ओवरनाइट, अगले दिन खराब, अगले दिन छोड़ो, अगर एक बार में बना दिया तो 2 घंटे में खराब हो जाएगा, पर ओवरनाइट तो चलेगा नहीं ना, तो वो वेस्ट तो होगा। तो एक बार के लिए मान लो सारा प्रिपरेशन ही वेस्ट हो गया। तो अब इसका 300 पुचका का नुकसान हो रहा है स्ट्रेट अवे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सबके साथ होता है क्या? द आंसर इज नो। आपने कुछ ऐसी गड़बड़ करी जो यूनिक है आपके लिए, आपने सारे गर्म पुचके डाल दिए एक बैग में और उसको हाथों हाथ बंद कर दिया, तो ये गलती की आपने। अब आप ये एक्सक्यूज मत लो, अरे होता है सभी के साथ होता है, ना 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 बाबा ना, आपके साथ हुआ है। ये इतना बड़ा जो कांड हुआ है ना, ये आपने कर दिया। हर किसी के साथ वो काम होता है, भैया पुचका टूट गया, सर्व करने से पहले पुचका टूट गया, नॉर्मल चीज है। बट 300 पुचके ऐसे खराब होना, तो भाई ऐसे नहीं होते खराब। तो ये खराबी आप में थी, ये एबनॉर्मल लॉस कंसिडर होगा। अगर ये नॉर्मल होता तो क्या करते पता है? नॉर्मल होता तो कस्टमर से चार्ज कर लेते, यानी पुचका 2 रुपए का नहीं है साहब, पुचका 3 रुपए का है, बोल सकते थे ऐसा। पर ये नॉर्मल होना तो चाहिए था, ये नॉर्मल नहीं है। जब ये नॉर्मल नहीं है तो आपको इसका पेन लेना पड़ेगा। तो इसका पेन कैसे लेंगे? सिंपल है, हम कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा कॉस्ट पर यूनिट इनटू एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट है 1.5 और मेरा क्वांटिटी कितना है 300 पुचका, तो मेरा यहां पे एबनॉर्मल लॉस हो गया 450, और यही मेरा चार्ज टू सीपीएल भी होगा, क्योंकि मेरे को इसका कोई स्क्रैप नहीं मिल रहा है, मैं इसको बेच नहीं पा रहा हूं। अब आप बोलते सर इसका चुरमुर बना के बेच दीजिए, तो यार मैंने सवाल ही ऐसा ले लिया कि मेरा वो पुचका इतना खराब है कि वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता। अब कंज्यूम नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है उसका कुछ नहीं होगा, वो पूरा ही वेस्ट हो गया। ऐसे ही बस बोल रहा हूं, मान लो वो भी 100 रुपए में पूरा प्लास्टिक बिक जाता, तो कोई है जो ले लेता कि नहीं मेरे को 100 रुपए में चाहिए, तो उसको दे देते 100 रुपए में। तो अपना ये जो नुकसान 450 रुपीज का हो रहा है, वो 450 नहीं होकर के 350 का होता। एकदम कॉमन सेंस है। आपका अभी नुकसान 450 पूरा कैसे हुआ? भैया एक पुचके का कॉस्ट पड़ता है 1.5। अब यहां सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई मत करना, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह होता है कि आप उस प्रॉफिट को जो मिस कर रहे हो उसको भी अपना खर्चा मान रहे हो। दैट इज नॉट द केस। आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ मैं मानता हूं, पर जेन्युइनली आपका खर्चा नहीं हुआ। आप समझो इस बात को, मेरी कोई किताब मैंने छापी है और किताब बिकी नहीं तो नुकसान है, पर मैंने किताब छापी ही नहीं और बिकी ही नहीं तो मेरा नुकसान नहीं है, मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है, काश बिक जाती, पर मैंने छापी ही नहीं तो नुकसान कैसे? वैसे ही पुचका जो है हमारा, ये पुचका यहां पे हम लोग जो बेच रहे हैं, उस बेचने के दौरान अपने को ये देखना है कि भैया खर्चा इस पे क्या आया बनाने का। खर्चा आया 1.5 करके, तो इसको 1.5 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो नुकसान आया 450 का, उस 450 में अगर 100 रुपीज का हमारे को स्क्रैप मिलता तो हम उसको दिखाते एज 350 का नुकसान। बात समझ में आ रही? क्लियर? डन? बढ़िया। अब ये हो गया, इसके बाद क्या है? खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पूरी तरह से डन, एवरीथिंग इज कवर्ड। डन। चलो, मेरा मन था आज के बेसिक्स में और भी चीजों को कवर करने का, बट आई थिंक कि एक्सेसिव हो जाएगा। मुझे एक टॉपिक और मन था इंट्रोड्यूस करने का, इक्विवेलेंट यूनिट्स बोल करके। अच्छा गजब का कॉन्सेप्ट है, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है बाद में देख लेंगे यार। अभी ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस तो हमने डिस्कस किया ना,
मजा आया। ये आपका मटेरियल चैप्टर में भी काम आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी काम आएगा, और भी जगहों पे काम आएगा। डेफिनेटली ये बेसिक कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, वो भी अब क्लियर हो चुका है कि भैया हमको कॉस्ट के प्रति ना अपनी एक जिज्ञासा जगानी थी। वी वांटेड टू मोटिवेट अवरसेल्व्स टू लर्न कॉस्ट अकाउंटिंग। आर वी देयर नाउ? आई थिंक यस वी आर। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के थोड़े से ज्यादा सीरियस हो गए हैं, एंड अब कॉस्ट अकाउंटिंग को सीरियसली पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इंतजार क्या बात का है, अगली क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मली अवर सिलेबस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड ये काम करने के लिए हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। अगला चैप्टर शुरू होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, बड़ा मजा आएगा, आप खूब एंजॉय करोगे और आप बोल के जाओगे सर बहुत कुछ सीखा है हमने। स्मार्ट बन जाओगे डे वन पे ही, है तो क्लियरली बोल रहा हूं। डे वन पे दिमाग इतना तेज हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ हम ज्यादा शार्पली सोच पा रहे हैं अबाउट दीज थिंग्स। तो सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी इन दी फर्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।